ओके गाइस, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग सीडीपी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन हुआ था 31 जनवरी 2021 को, ठीक है। लेवल 2 वालों के लिए है, 31 जनवरी 2021 एंड दिस इज फॉर द लेवल 2। तो यहाँ से हम सीटेट का नया सिलेबस स्टार्ट करेंगे, मतलब डे 1 से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। डेली हम 1 या 2 क्लासेस लेते रहेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, यानी कि जो बचपन होता है, बाल्यावस्था जो होती है, उसकी अवधि में जो विकास है वो कैसा होता है? धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, इज स्लो एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, कंसिस्ट ओनली ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस, इज डिसऑर्डरली और डिसजॉइंटेड। पहली बात तो विकास कभी भी अनियमित नहीं होता, ना ही असंबद्ध होता है। ऐसा नहीं है कि विकास जो है वो आपका अनियमित हो जाएगा, नहीं। केवल परिमाणात्मक नहीं, केवल क्वांटिटेटिव ही नहीं, क्वालिटेटिव चेंजेस भी उसके अंदर, बच्चे के अंदर होते हैं, ठीक है। बहुस्तरीय होता है, बिल्कुल सही है, और मिश्रित होता है। जो चाइल्डहुड स्टेज होती है ना, पहली बात तो ये आपकी 6 से 12 साल की एज होती है, ठीक है। एक होता है आपकी शैशवावस्था, जिसे हम 0 से 6 बोलते हैं, फिर आता है बाल्यावस्था, फिर आता है आपका किशोरावस्था जो होती है आपकी 12 से 18, ठीक है। तो बाल्यावस्था में बच्चा कैसा होता है? आपका इंट्रोवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगा, अपने काम से काम रखता है, उस चीज़ में थोड़ा सा चीज़ें आपकी डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब विकास की अगर आपसे अवस्थाएं पूछी जाए तो विकास में बेसिकली क्या होता है आपका? एक आती है इन्फेंसी स्टेज, ठीक है, जिसमें 0 से 6 साल का एज ग्रुप होता है। फिर आता है आपका बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद आता है आपका किशोरावस्था, और फिर आता है आपका वयस्कावस्था। अगर आपसे पूछा जाए कि विकास होता कैसा है, तो विकास जो है वो आपका वर्तुलाकार होता है, ठीक है। इसमें 4 तरीके का डेवलपमेंट होता है, यानी कि इसमें स्पाइरल डेवलपमेंट होगा इस तरह से। दूसरी चीज़ अगर आपसे पूछा जाए कि जो विकास होता है उसमें कौन कौन से होते हैं, एक तो शारीरिक विकास होता है, एक मानसिक विकास होता है, एक आपका संज्ञानात्मक विकास होता है, और एक आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास, ठीक है। ये चारों ही विकास जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? जो ZPD होता है ना, ये टर्म दी थी आपकी जेड वाइगोस्की ने, ठीक है। जो लेव वाइगोस्की है, उन्होंने कहा था कि बच्चा जो होता है वो मोर नॉलेजेबल अदर की मदद से शुरुआती मदद लेके अपने ओरिजिनल डेवलपमेंट तक पहुंचता है। तो यहाँ पे है द एरिया बिटवीन ए चाइल्ड्स करेंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ एडल्ट्स एंड मोर स्किल्ड पीयर, यानी कि बच्चे का वर्तमान स्तर जिस पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क और अधिक कौशल वाले समकक्षी की सहायता से बच्चे के द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। दूसरा है ए रेंज ऑफ टास्क दैट द चाइल्ड शुड बी एबल टू डू एज पर हर एज बट कैन नॉट, विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए पर वह नहीं कर सकता। द प्रोसेस वेयर 2 इंडिविजुअल्स हु बिगिन विद डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अराइव एट ए शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति एक समान समझ पर पहुंचते हैं। द प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन लर्न टू परफॉर्म टास्क एज ए सेट बाय द एल्डर मेंबर्स इन ए सोसाइटी, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्य के द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, नहीं। ZPD होता है जिसमें बच्चे को आप एक शुरुआती मदद देते हो। ये शुरुआती मदद कौन देता है? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल जो इंसान होता है वो हमको इसमें मदद देगा। वो कैसी मदद देगा? स्कैफोल्डिंग जिसे हम बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग मतलब बच्चे को एक शुरुआती मदद दी जाती है। इंग्लिश में इसको सिर्फ स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, हिंदी में ढांचा निर्माण, आलंबन, पाड़, ठीक है। यहाँ से बच्चा अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक पहुँचता है, ठीक है। बच्चा MKO की मदद के बिना, ठीक है, अपना काम पहले खुद करता है, फिर बच्चा MKO की मदद से जिस लेवल तक पहुंचता है, तो ये जो बीच का डिफरेंस होता है इसे ही हम बोलते हैं ZPD, यानी कि बच्चे का वर्तमान स्तर, ये बच्चे का वर्तमान स्तर है, इस पर वो खुद से प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि फ्री हैंडेड अपना इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस है। और वयस्क और अधिक कौशल वाले, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर वाले समकक्षी की सहायता से, या तो पीयर होगा कोई या फिर कोई टीचर होगा, कोई भी बच्चे के द्वारा उपार्जित किए जाने वाले, यानी कि बच्चे ने क्या किया, उसको अचीव किया, ठीक है। इसके बीच का जो प्रदर्शन होता है, बीच का जो गैप है, उसमें बच्चा जो परफॉर्मेंस देता है उसे हम ZPD बोलते हैं। मान लीजिए आपको खाना बनाना आता है, ठीक है, मैक्सिमम लोग खाना बनाना जानते हैं, लेकिन शुरू में क्या होता है, मम्मी जो होती है वो एक बेसिक हमको चीजें
हेल्प करती है। तो वहां से हम अच्छा खाना बनाना जो सीखते हैं, तो वो जो बीच का गैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ZPD। अब यहाँ पे M के वो कौन हुआ, हमारी मदर। इसके फोल्डिंग क्या हुई, मम्मी पूरा खाना बनाने में हेल्प नहीं करती हैं, हमको छोटे छोटे से क्लूज देती हैं, छोटी छोटी हेल्प करती हैं, वो सब क्या होता है आपका इसके फोल्डिंग। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो जीन पियाजे हैं उनकी थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। एक थी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, एक थी आपकी प्री ऑपरेशनल, एक है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और एक है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें बच्चा जो है वो क्या करता है। द चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रपोजिशनल थॉट, बिल्कुल सही बात है। यही एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, यानी कि जब बच्चे को आप कोई भी इक्वेशन करने को देते हो या केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल करने को देते हो तो बच्चा अपने दिमाग में ही उन चीजों को सॉल्व करने लगता है। केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच, यानी कि बाउंड बाई सेंट्रेशन एंड इरिवर्सिबल थॉट, ये होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्यों? क्योंकि सेंट्रेशन का मतलब होता है जिसमें बच्चा किसी भी सिचुएशन का सिर्फ एक पहलू देखेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, वो सिर्फ एक ही पहलू देखेगा। इरिवर्सिबल थॉट मतलब वो 2 + 2 4 होता है, ये तो वो जानता है कि 2 + 2 = 4, लेकिन अगर आप वापस इसको इस फॉर्म में दिलवाना चाहेंगे कि 4 को फैक्टर्स बताइए, तो वो उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाएगा। कैन नॉट कंजर्व, क्लासीफाई एंड सीरिएट, ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहां पे बच्चा संरक्षण नहीं कर पाता, वर्गीकरण नहीं कर पाता, श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। और एक चीज याद रखिएगा, जहां पे ये सारी चीजें बच्चे के अंदर आ जाएंगी ना, वो होता है मूर्त संक्रियात्मक। बच्चा संरक्षण का गुण सीख जाता है। संरक्षण मतलब अगर मान लीजिए एक चौड़ा बर्तन है और एक लंबा बर्तन है, तो मूर्त संक्रियात्मक में बच्चे को ये ज्ञान हो जाता है कि दोनों में जो भी लिक्विड है या जो भी सामान है वो इक्वल है, सिर्फ जो वास है उसकी शेप को चेंज किया गया है। वर्गीकरण मतलब बच्चा क्लासिफाई करना सीख जाता है चीजों को, कि फ्रूट्स की कैटेगरी ये होती है, एनिमल्स ये होते हैं, प्लांट्स ये होते हैं। सीरिएट मतलब चीजों को लीनियरली अरेंज करना, कि पहले ये स्टेप आएगी फिर ये स्टेप आएगी। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं। ये भी आपका किसका होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज का पार्ट होता है, जिसमें बच्चा जो है वो इंगेज करता है अपने आप को सिंबॉलिक प्ले को खेलने में। ठीक है, सिंबॉलिक प्ले मतलब जहां पे बच्चा मान लीजिए माचिस की तीली जो होती है उसको तलवार बना देगा कि ये तलवार है, तो उसके इसमें क्या होता है, बच्चा उस चीज को प्रूव करने की कोशिश करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। At which stage of Lawrence Kohlberg's theory of moral development do individuals believe that actively maintaining the current social system ensure positive human relationship and societal order? यानी कि लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब उसको यह विश्वास हो जाता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी का नाम क्या है, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। इन्होंने क्या बताया था, हिंज की एक थ्योरी सुनाई थी बच्चों के ग्रुप को, और बच्चों के अलग अलग ग्रुप बनाए। हिंज ने अपनी वाइफ को बचाने के लिए दुकान में चोरी की, फिर लोगों की एक मोरलिटी को जानने के लिए उन्होंने लोगों से क्या किया, अलग अलग पूछा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो कई बच्चों ने फेवर में बोला, लेकिन कई बच्चे उनके अगेंस्ट गए। तो उससे पता चलता है कि बच्चा मोरली क्या चीज सोचता है। अब यहाँ पे पहला अगर देखें, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, ये होता है आपका पूर्व पारंपरिक स्तर, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, जिसमें आप किसी भी चीज के इसीलिए ओबेडियंस रहते हैं, मतलब इसीलिए आप किसी भी चीज की पालना करते हैं क्योंकि आपको सजा का डर रहता है। मतलब आप ओबेडियंट सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको पता है आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये होता है आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे बोला भी क्या था कि मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि सामाजिक प्रणाली को अगर सक्रियता पूर्वक रखना है तो आपको मतलब आपको ह्यूमैनिटी रखनी होगी, तो वो होता है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। अगर इसकी बात करें, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ये आता है आपका पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज में। यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास आता है आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज में। तो यहाँ क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। Which of the following is a correctly matched pair of type of intelligence and state performance possibilities as per Howard Gardner theory of multiple intelligence?
जो हार्वर्ड गार्डनर है, अगर इनकी थ्योरी का नाम आपसे कोई पूछे तो वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस। इन्होंने 8 टाइप के इंटेलिजेंस बताए थे। इन्होंने बोला था कि हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके अंदर सारे ही इंटेलिजेंस डोमिनेंट हो जाएं। सिर्फ एक इंटेलिजेंस होता है जो आपके अंदर डोमिनेंट होगा। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है स्पेटियल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक, बॉडीली, काइनेस्थेटिक। तो जो शारीरिक गति संवेदना होती है ना, वो हमेशा आपको डांसर्स में, खिलाड़ी में, जहाँ पे वो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रखते हैं, तो यहाँ क्या होगा आपका खिलाड़ी, बिल्कुल सही है। जो भाषिक होता है ना, लिंग्विस्टिक, वो उनके अंदर होता है जो बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो इतना प्यारा बोलते हैं कि आप उनकी लैंग्वेज से एक बार में ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे स्पीच थेरेपिस्ट हो गए आपके, या फिर कई बार आपके कवि होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, कई बार कुछ एंकर्स होते हैं, वो इतना प्यारा बोलते हैं, दे अट्रैक्ट अस। इंट्रापर्सनल होता है जिसमें इंसान जो है वो खुद के बारे में ही रीड करने की कोशिश करता है, कि मतलब आप चीज़ों को खुद के बारे में एनालाइज करते हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इस चीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर। स्थानिक जो होता है वो होता है आपका, जितने भी स्कल्पचर्स होते हैं ना, स्कल्पचर आर्टिस्ट, वो क्या करते हैं, उनके अंदर स्थानिक इंटेलिजेंस होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, सिर्फ बॉडीली काइनेस्थेटिक। सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। Now, according to Lev Vygotsky के अनुसार लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये जो स्टेटमेंट है ना कि बच्चे जो हैं वो भाषा को कैसे लर्न करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के थ्रू, ये कहा था आपका नाओम चॉम्स्की ने, ठीक है। उन्होंने एक डिवाइस बताई थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उन्होंने बोला था कि बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है कि बच्चा किसी भी भाषा को किसी भी समय अर्जित कर सकता है। चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर इन स्टेजेस, ये जो है वो किसने कहा था, जीन पियाजे ने, कि जो बच्चे हैं उनका संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। संवेदीगामक 0 से 2 साल, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15। मैचुरेशन ऑफ स्कीमास लीड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, ये भी किसने कहा था, जीन पियाजे ने, ठीक है। कि जो स्कीमा होता है यानी कि बंडल ऑफ मेमोरीज, आप चीज़ों को अपने दिमाग में क्या करते हैं, स्टोर करते जाते हैं, तो स्कीमा का जो मैच्योरेशन है उससे बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट आगे फॉरवर्ड होता है। लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये बात बिल्कुल सही है और लेव वाइगोत्स्की ने यही कहा था। लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे की थ्योरी में कुछ ही डिफरेंस है। लेव वाइगोत्स्की ने तो कहा था कि जो भाषा होती है ना वो बच्चे के अंदर पहले डेवलप होती है और भाषा ही है जो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करती है, जबकि जीन पियाजे ने कहा था कि पहले बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और यही संज्ञानात्मक विकास बच्चे की जो भाषा है उसको फैसिलिटेट करता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि जो प्रगतिशील कक्षा होती है ना, प्रगतिशील कक्षा का मतलब होता है जहां बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, जहां बच्चा चीज़ों को खुद से करके सीखता है। तो जो असेसमेंट है लर्नर्स का, यानी कि बच्चों का जो आकलन होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, वो कैसा होगा, इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल इन चिल्ड्रंस लर्निंग, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है, क्योंकि अगर आप प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बच्चों का आकलन कर रहे हैं तो ये हेल्प होगी ना आपको जानने में कि बच्चा कहाँ पे लर्निंग गैप शो कर रहा है, बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चे की लर्निंग में तो वो हेल्प करता है। क्रिएट्स ए हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, नहीं, कभी भी आकलन जो होता है वो अधिगम की प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न नहीं करेगा। इट इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग हाई, लो एंड नॉन अचीवर्स, नहीं, आकलन का काम ये कभी भी नहीं होता है कि बच्चे को आप क्लासिफाई कर दो कि ये हाई रैंकर्स हैं, ये लो रैंकर्स हैं, ये नॉन अचीवर्स हैं, इसमें बच्चा जो है वो गिल्टी फील करता है। बेहद इंपॉर्टेंट होता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव्स इंसाइट इनटू चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स अ टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन अ पेडागोजी, बिल्कुल सही बात है। आकलन जो होता है ना प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बहुत जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि बच्चों की जो समझ है, कि जरूरी तो नहीं ना कि मान लीजिए आपने क्लास में कोई भी टॉपिक समझाया तो एक बार में हर बच्चा उसको समझ ले, तो जरूरी नहीं होता। तो बच्चों के समझ की वो जानकारी आपको मिलती है और जो टीचर अपने पेडागोजी पर विचारने में सहायक होता है, यानी कि टीचर जो है वो अपनी पेडागोजी को वापस से रिवाइज कर सकता है कि मैं और कितने अच्छे तरीके से बच्चे को ये चीज समझा सकते हैं। An effective classroom strategy to reduce gender stereotyping and broadening development possibilities for all sexes is, यानी कि कक्षा में सभी
यानी कि मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। आपसे बेसिकली क्वेश्चन में पूछा है कि आपको जेंडर रूढ़िवादिता तो कम करनी है। जेंडर रूढ़िवादिता मतलब ये मेल है ये काम करेगा, ये फीमेल है ये काम करेगी, ये सब हटाना है। दूसरा कि आप कितना ज़्यादा विस्तार से डेवलपमेंट को क्लास में प्रमोट कर सकते हैं। टू इग्नोर एंड डिसमिस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अमॉन्ग द सेक्सेस, to reinforce gender roles such as portrayed in the society, forming same-sex ability groupings, forming mixed sex activities grouping and promote discussion। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो क्रियाकलाप होता है, ठीक है, यानी कि जो भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए मिश्रित लिंग समूह, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप कोई भी एक्टिविटी के लिए एक मिक्स्ड ग्रुप बनाइए, उसमें मेल्स भी होंगे फीमेल्स भी होंगी, और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, और चीज़ों को लेके आप क्या करेंगे, डिस्कशंस जो हैं उनको हम प्रमोट करते हैं। क्लियर। लिंगों के जैविक अंतर की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। टू इग्नोर एंड डिसमिस, आप बायोलॉजिकल डिफरेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। ये थोड़ी कि लड़का मतलब एक होता है सेक्स जो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, हम फॉर्म में बढ़ते हैं कि मेल है कि फीमेल है, दैट इज सेक्स, और एक होता है सोशल फैक्टर कि लड़का ये काम कर सकता है लड़की ये काम नहीं करेगी, लड़की ये काम करेगी तो लड़का ये काम नहीं कर सकता। तो आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। टू रीइंफोर्स जेंडर रूल एज पोर्ट्रेड इन द सोसाइटी, समाज में जो चित्रित लिंग भूमिकाएं हैं उनको प्रबल करना नहीं। अगर आप ये चीज प्रमोट करेंगे तो ऐसे तो आप कभी भी जेंडर स्टीरियोटाइप से ओवरकम कर ही नहीं पाएंगे। फॉर्मिंग सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग, ऐसा नहीं है कि मेल मेल का एक ग्रुप बना दिया, फीमेल फीमेल का एक ग्रुप बना दिया, हमें जेंडर इक्विटी को प्रमोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी एक्टिविटी के लिए मेल और फीमेल मिक्स करके ग्रुप बनाओ और आपस में डिस्कशन जो है उसको प्रमोट करो। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। मल्टीलिंगुअलिज्म इन ए क्लासरूम नीड्स टू बी अंडरस्टूड एज बाय द टीचर्स, जो अध्यापक होते हैं उनको कक्षा में बहुभाषीयता को कैसे समझना चाहिए, एक गुण और साधन के रूप में, एक रुकावट के रूप में, एक समस्या के रूप में और एक व्यवस्थागत मुद्दे के रूप में। तो जो मल्टीलिंगुअलिज्म होती है ना क्लास में, उसको आप हमेशा एज ए रिसोर्स यूज कीजिए। मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, अब सारे बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो ये क्या होती है, आपकी एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम हो जाती है। यहाँ पे आपको किसी भी बच्चे की लैंग्वेज को इग्नोर नहीं करना है, सारे बच्चे की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना है और उसको एज ए रिसोर्स या फिर एज ए एसेट हमको यूज करना चाहिए। एंड हिंड्रेंस नहीं, मल्टीलिंगुअलिज्म कभी भी हिंड्रेंस नहीं होता है, ना ही एक प्रॉब्लम है, ना ही एक सिस्टमेटिक इशू है। आप उसको एक साधन और एक रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज वन इन विच, जो बाल केंद्रित कक्षा होती है वो वह है जिसमें द टीचर यूजेज द टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं, जहाँ बच्चा सेंटर में होगा वहां पे टीचर टेक्स्ट बुक को यूज करके सेंटर में नहीं आ सकता। द टीचर सेग्रीगेट द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, जहां भी आपको बच्चे को सेग्रीगेट करना, बच्चे को क्लासीफाई करना, ये सब वर्ड दिखें वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। द टीचर यूजेज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू डायरेक्ट चिल्ड्रंस बिहेवियर, जो टीचर है वो क्या करता है, रिवॉर्ड को यूज करेगा, पनिशमेंट को यूज करेगा, बच्चे के बिहेवियर के अकॉर्डिंग नहीं। अगर मान लीजिए बच्चे ने क्लास में कोई शैतानी दे दी तो ये तो नहीं ना कि आप उसको पीटेंगे, या फिर कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट रैंक आया कोई फेल हो गया तो हमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट नहीं देना है, और इस पर सबसे ज्यादा काम किया था स्किनर ने। ठीक है, द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड केटर्स द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, बिल्कुल सही बात है। जो अध्यापक होता है ना वो कैसा होगा, लचीला, मतलब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और हर बच्चे की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं यानी कि जो इंडिविजुअल नीड है उसको टीचर जो है वो पूरा करेगा। मान लीजिए कोई बच्चे को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है या कोई बच्चा है जो मैथ की क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो बीइंग अ टीचर यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल सो दैट यू कैन फुलफिल ऑल द नेसेसिटीज ऑफ ईच एंड एवरी चिल्ड्रन। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। According to which theorist cultural tool plays an important role in cognitive development of children? अगर आपको थ्योरीज पता है ना तो आप इस क्वेश्चन को एक सेकंड में कर देंगे। BF स्किनर ने क्या कहा था, RS थ्योरी दी थी, ये वैसे भी व्यवहारवादी है। ठीक है, अल्बर्ट बांडुरा जो है उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था कि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही वो सीखता है। इन्होंने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था, एक डॉल रख दी थी गार्डन में, उसको इन्होंने लात मारी तो कुछ ग्रुप जो है उसने सेम किया, उसको लात मारा, जबकि एक बच्चों का ग्रुप था जिसमें जो डॉल थी उसको उन्होंने प्यार किया, तो सारे बच्चे क्या कर रहे थे, उस डॉल को प्यार कर रहे थे। तो इसमें बच्चे को ये दिखाया गया था कि बच्चा समाज में रह के जैसा सीखता है वैसा ही फॉलो करता है। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज ही इसीलिए किया गया था
कि इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी में कल्चरल टूल कहीं भी यूज नहीं किया था। और जबकि लेव वाइगोत्स्की जो है उनकी पूरी थ्योरी इस पे बेस्ड थी कि आप कितना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन करते हो। इन्होंने कहा था बच्चा जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा, जितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, उतना ज़्यादा बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। Which of the following is not a suitable learning material for students who are partially sighted? आंशिक दृष्टि वाले बच्चे के लिए कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? लार्ज प्रिंट बुक्स, 3D मैप एंड चार्ट, टॉकिंग बुक एंड फेल्ट बुलेटिन बोर्ड, स्मॉल प्रिंट वर्कशीट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको दिख रहा है बच्चे को क्या है, विजुअल इंपेयरमेंट है। कंप्लीट विजुअल इंपेयरमेंट नहीं है पर पार्शियल। तो लार्ज प्रिंट वाली बुक से क्या होगा, बच्चे को थोड़ा बहुत लार्ज फॉन्ट दिखेगा और वो समझ पाएगा। 3D मैप और चार्ट उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे। टॉकिंग बुक्स मतलब कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो बहुत उभरी हुई होती हैं, ब्रेल लिपि। फेल्ट बुलेटिन बोर्ड यानी कि बच्चा जो है वो टच कर करके जो टेक्टाइल जो प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे बच्चा उन चीज़ों को फील कर सकता है। स्मॉल प्रिंट वर्कशीट ये बिल्कुल नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि जब छोटी मुद्रा यानी कि जब छोटे प्रिंट में आप किसी चीज़ को लिख देंगे और बच्चे को पहले ही आंशिक दृष्टि दोष है तो वो उसके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगा। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन, जो समावेशी शिक्षा है उसके पीछे अंतर्निहित विचार है। सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे देखिए पहला ही वर्ड क्या आ गया, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है बच्चों को अलग करना, यानी कि बच्चे को उनकी जो कैपेबिलिटीज होती हैं उसके बेसिस पे आप जब अलग कर दोगे तो वो कभी भी इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट नहीं होगा। और जो वोकेशनल ट्रेनिंग है यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना, ये क्या होता है, हमेशा एक नेगेटिव थॉट होता है। ठीक है, कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या मॉडरेट है तो ऐसा नहीं है आप उसको वोकेशनल ट्रेनिंग देने लग जाएंगे। ठीक है, उसकी क्रिएटिविटी को हमें यूज करना होगा, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। डायग्नोस्टिक लेबलिंग, फिर लेबलिंग वर्ड आ गया। चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर हैंडीकैप और आइडेंटिफिकेशन फॉर देयर लिमिटेशन, यानी कि बच्चे की अक्षमता के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए नामांकित करना, बिल्कुल नेगेटिव है। मान लीजिए किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो आप क्या करेंगे, उसकी इनकेपेबिलिटी के बेसिस पे उसकी लिमिट्स मालूम करेंगे कि ये बच्चा सिर्फ इतना ही पढ़ पाएगा, ये गलत है। प्रोविजनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट हैंडीकैप्स, बिल्कुल गलत। कि अलग अलग क्षमता वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान करना, आप बच्चे को सेग्रीगेट नहीं कर सकते, ना ही उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ना ही उसको लेबलिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए बच्चे में कोई भी हैंडीकैप्ड है कोई बच्चा या फिर कोई भी इम्पेयरमेंट है तो आप उसको क्लास से अलग कर देंगे, नहीं। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका मतलब ही यही होता है कि सारे बच्चे एक ही क्लास में एक जैसी एजुकेशन लेंगे, चाहे वो विजुअल इम्पेयर हो, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो, कैसा भी हो। द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव ए राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन ए रेगुलर स्कूल, बिल्कुल सही है कि ये दार्शनिकता की सभी बच्चों को विद्यालय में नियमित रूप से समान शिक्षा पाने का अधिकार है। आप किसी भी बच्चे को उसकी इम्पेयरमेंट के बेसिस पे या उसकी जो भी नॉलेज है आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाय, यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं और जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज टू प्रिवेंट बोर्डम, यानी कि जो चुनौतीपूर्ण कार्य होते हैं और जो नीरसता है उसको दूर करने के लिए उनको क्रियाकलाप का मतलब कोई भी उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके ऐसे प्रश्न देना जिसमें कन्वर्जेंट, पहली बात तो जब बच्चा प्रतिभाशील है और क्रिएटिव है तो आप कभी भी ऐसे बच्चों को कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन नहीं दे सकते। कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इनके क्या है, वन लाइनर्स होते हैं। जैसे वन लाइनर हो गया, मैच ऑफ द फॉलोइंग MCQs, ये सब कन्वर्जेंट क्वेश्चन होते हैं। प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम, नहीं, आप बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए निर्देश नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि बच्चा ऑलरेडी क्रिएटिव है, वो खुद से 10 तरीके से उसको सॉल्व करके देख लेगा। एडमिनिस्ट्रेटिंग मेमोरी बेस्ड टेस्ट, जो मेमोरी बेस्ड टेस्ट होता है ना, इसमें हमेशा आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इनमें क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं प्रत्यास्मरण, यानी कि जो चीजें आपको याद है सिर्फ आप उनको सॉल्व करते हो। गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज टू प्रिवेंट बोर्डम, बिल्कुल सही बात है। जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, यानी कि जो गिफ्टेड बच्चा है और जो क्रिएटिव बच्चा होता है, वो चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता को दूर करने के लिए आप उनको ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके रखो जहां पे वो अपनी क्रिएटिविटी को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकें। और इन बच्चों को हमेशा चैलेंजिंग काम अच्छे लगते हैं।
चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, जो डिसलेक्सिया होता है ना, दिस इज योर लर्निंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चा प्रॉपरली रीड नहीं कर पाता। मान लीजिए यहाँ पे डॉग लिखा है, बच्चा इसको क्या पढ़ेगा, गॉड, ठीक है। लक्स लिखा है, बच्चा इसको क्या पढ़ेगा, लुक्स। क्यों? क्योंकि बच्चे के फोनेटिक्स जो है वो क्लियर ही नहीं है। फाइंडिंग आउट देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर आप डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों की पहचान कैसे करेंगे। अ थॉरो फिजिकल हेल्थ चेकअप, एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, असेसिंग देयर एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स। पहली बात तो उनकी जटिल और उच्च स्तरीय क्षमताओं को हल करने की जो क्षमता है उसका आकलन करने के लिए, तो वो तो फिर डिसलेक्सिया बच्चे थोड़ी हुए, वो तो फिर आपके इंटेलिजेंट और क्रिएटिव बच्चे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनकी जो रीडिंग है, क्योंकि बच्चे के पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उसके फोनेटिक्स जो है वो क्लियर नहीं होते, और बच्चे की जो राइटिंग स्किल्स है उसके बेसिस पे हम डिसलेक्सिया बच्चों की पहचान इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is not an effective strategy to address learners from disadvantaged and deprived backgrounds? यानी कि जो प्रतिकूल परिस्थिति है और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ता को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। आपसे यहाँ पे पूछा है कि कौन सी स्ट्रेटेजी इफेक्टिव नहीं है ऐसे लर्नर्स के लिए जो डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं और डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से आते हैं। टॉक टू द लर्नर टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय देम, जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करना जिससे उनकी आवश्यकता और उनके सामने आई हुई जो चुनौतियां हैं उनको आप प्रॉपरली समझ पाओ, तो ये तो एक पॉजिटिव चीज है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अधिगमकर्ता को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना बिल्कुल गलत है। अगर आप लर्नर को ये चीज बोल रहे हो कि आप स्कूल से बाहर ट्यूशन लो जिससे टीचर जो है उसको ज्यादा टेंशन उनको नहीं देनी पड़ेगी, तो ये कभी भी एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है अगर बच्चा एक वंचित बैकग्राउंड से आता है या फिर प्रतिकूल परिस्थिति से आता है। मोटिवेट द स्टूडेंट टू सेट मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल्स, बिल्कुल सही बात है। आपको बच्चे को चुनौतीपूर्ण लक्ष्य के लिए क्या करना होगा, अभिप्रेरित करना होगा। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे बैकग्राउंड से आता है जिसके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, लेकिन वो बच्चा डॉक्टर का एग्जाम देना चाहता है या फिर IIT का एग्जाम देना चाहता है, तो उस केस में ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम बच्चे को क्या करें, मोटिवेट करें। उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही बात है। कार्यकलाप के लिए सहयोगी समूह बनाना, आप कोलैबोरेटिव ग्रुप बना सकते हो जिससे बच्चा दूसरे की नॉलेज यूज कर सकता है या फिर उसको जो आता है वो सामने वाले को ट्रांसफर नॉलेज हो सकती है। एनकरेज स्टूडेंट टू सपोर्ट ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव क्या होगा कि आप कभी भी बच्चे को ये नहीं बोलेंगे कि स्कूल से बाहर ट्यूशन लगा ले जिससे टीचर को उस पर कम टाइम देना पड़े। अधिगमकर्ता से बातचीत करना, बिल्कुल सही बात है। आप जब उस बच्चे से बात करेंगे तभी उसकी लर्निंग नीड जो है उसको आप समझ पाएंगे। सो द ऑप्शन 2 इज नेगेटिव। नेक्स्ट है फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन अबाउट देयर लर्निंग। बच्चों का जो अधिगम है उसमें शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, और एक होता है आपका सोशल डेवलपमेंट। ये चारों ही कैसे होते हैं, स्पाइरली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो बच्चे की लर्निंग में फिजिकल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट का कोई प्रभाव नहीं होता, गलत। महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही बात है। आपसी संबंध होता है, इनकी भूमिका नेग्लिजिबल नहीं होती। एक बात बताइए, अगर आपको हाई फीवर है, ठीक है, जब आप हाई फीवर से गुजर रहे हैं या फिर आपको बहुत तेज बुखार है, उस केस में आप पढ़ पाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप अटेंटिव ही नहीं हो पाएंगे, आपके इमोशंस जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। यूजुअली जब फीवर आता है या जुकाम भी होता है तो हम थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं और उस टाइम हमारा पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता। तो जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है, जो इमोशनल हेल्थ होता है, वो बच्चे के अधिगम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम और टीचर शुड, यानी कि जहाँ अर्थपूर्ण अधिगम होता है उसको प्रमोट करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों की हेल्प करनी चाहिए टू रेगुलेट देयर ओन इमोशंस एंड मोटिवेशन। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएं। कैटेगराइज एंड लेवल स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस एंड मेक एबिलिटी ग्रुपिंग। विद्यार्थी जो हैं उनको उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत करना और नामांकित करके उन्हें योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन अमॉन्ग चिल्ड्रन टू बिल्ड मल्टीपल पर्सपेक्टिव। बच्चे में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। इग्नोर डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम एंड फॉलो स्टैंडर्ड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन।
कक्षा में जो विविधता है उसकी उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा है बेसिकली कि जो मीनिंगफुल लर्निंग है क्लास में उसको आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं। बच्चे को हेल्प करना किस चीज़ में, जहाँ पे वो अपने इमोशंस और अपना जो मोटिवेशन है उसको खुद से रेगुलेट कर पाए, मतलब अपने इमोशंस पे खुद कंट्रोल कर पाए, अपना जो भी उसका मोटिवेशन है उसको बूस्ट अप कर पाए। तो इसमें टीचर को उसकी हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पॉजिटिव है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर सेम आ गया वर्गीकृत करना और नामांकित करना। तो जहां भी आपको परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रुपिंग और लेबलिंग आ जाएगी वो कैसा होगा, नेगेटिव। डायलॉग और डिस्कशन प्रमोट करना जिससे बच्चे जो है वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव बना सके, बिल्कुल सही बात है, बहुत पॉजिटिव है। आप क्लास में डिबेट ऑर्गेनाइज करो, क्लास में मतलब कोई भी ऐसा डिबेट ऑर्गेनाइज कर दो या फिर कोई भी डिस्कशन स्टार्ट कर दो जिससे बच्चे के पर्सपेक्टिव जो है वो सामने निकल के आए और एक ही चीज को वो अलग अलग तरीके से सोच सके। इग्नोर डाइवर्सिटी, जब आप डाइवर्सिटी को ही इग्नोर कर दोगे तो वो वहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग हो ही नहीं सकती। तो क्लास में आपको डाइवर्सिटी को एज ए एसेट हमें यूज करना होगा और जहाँ भी स्टैंडर्ड मेथड आ जाएगा ना वो अपने आप में ही नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लर्निंग इज एंड व्हाट प्रोसेस, लर्निंग जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। अधिगम जो होता है ना वो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और हमेशा कैसी होती है, एक्टिव। अगर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसका लर्निंग कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता। लर्निंग जो है वो कभी भी सिंपल नहीं होती। आप छोटी क्लास से स्टार्ट करते हैं एलकेजी से और हम कहाँ तक जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक। हर स्टेज पे हमारी लर्निंग जो है वो कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर, लर्निंग कभी भी लीनियर नहीं होती, लर्निंग हमेशा स्पाइरल होती है। आप एक चीज को दूसरी चीज के साथ कनेक्ट करके पढ़ते हैं, ठीक है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। A teacher should the social, cultural, religious and linguistic diversity in a classroom to facilitate meaningful learning। यानी कि जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषिक जो डाइवर्सिटी है क्लास में एक अर्थपूर्ण अधिगम को प्रमोट करने के लिए इनको इग्नोर कर दे, इनको क्लास में नेग्लेक्ट कर दे, इनको डिसमिस कर दे या फिर इनको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दे। अगर आप ये सारी डाइवर्सिटी डिसमिस कर देंगे तो मीनिंगफुल लर्निंग हो ही नहीं सकती। इग्नोर करके भी नहीं होगा, नेग्लेक्ट करके भी नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे आप अंडरस्टैंड करना चालू कर देते हैं कि बच्चे का सामाजिक बैकग्राउंड क्या है, बच्चा हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी उसका रिलीजियस बैकग्राउंड है, बच्चे का सांस्कृतिक बैकग्राउंड क्या है, तो हर डाइवर्सिफाइड मतलब जो क्लास में डाइवर्सिटी है वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। इट्स इंपॉर्टेंट टू क्रिएट व्हाट द लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम रेदर देन विच वन। यानी कि बहुत जरूरी होता है कि क्लास में जो प्रभावशाली अधिगम है, यानी कि कक्षा में जो प्रभावशाली अधिगम है उसके लिए कैसे वातावरण की रचना करनी चाहिए, एक्सेप्ट विच एनवायरनमेंट। तो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट रेदर देन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रेदर देन कोलैबोरेटिव, फियरफुल एनवायरनमेंट रेदर देन फैसिलिटेटिव, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रेदर देन फैसिलिटेटिव। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये बहुत जरूरी होता है कि आप क्लास में कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करो, किसकी बजाय, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की बजाय। क्योंकि अगर बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना आ जाएगी तो बच्चे कभी भी आगे तक प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, क्लास में हमेशा एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट रखना होगा जिससे बच्चा एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़े। अगर आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रखोगे, कोलैबोरेटिव को नहीं, तो ये नेगेटिव है। फियरफुल एनवायरनमेंट हो ही नहीं सकता, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नेगेटिव है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Which of the following is an example of effective motivational strategy to encourage student to learn? कौन सा उदाहरण जो है वो बच्चों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। Providing scaffolding especially when student learn a new skill, बच्चे को स्कैफोल्डिंग देना, ठीक है, पहाड़ उपलब्ध करना जब बच्चा कोई नया स्किल सीख रहा है। एम्फेसिस ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क रेदर देन लर्निंग, सीखने से ज़्यादा काम को पूरा करने पर बल देना। गिविंग टास्क दैट आर वेरी इजी, ऐसे काम देना जो बहुत सरल हैं। क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन, प्रतियोगिता के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, पहली बात तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि हमें इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी जो है उसका एग्जाम्पल देना है जिससे बच्चे अधिगम को प्रॉपर तरीके से कर पाए। तो बच्चे को आप स्कैफोल्डिंग दे रहे हो जिससे बच्चा प्रॉपरली चीज़ों को लर्न कर पाए। क्यों? क्योंकि वो एक नई स्किल सीख रहा है। बिल्कुल सही बात है। स्कैफोल्डिंग वर्ड किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप कोई भी नया स्किल सीख रहे हैं, आप मान लीजिए पेंटिंग करना सीख रहे हैं,
तो आप किसी के अंडर में शुरू में कहीं से तो सीखेंगे ना। तो उस केस में क्या होता है, कोई MKO तो होगा जो आपको उस चीज में स्कैफोल्डिंग देगा, शुरुआती मदद देगा, वहां से आप क्या करेंगे, पेंटिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है। बट आप इस चीज पे एम्फेसाइज करेंगे कि बस कैसे भी करके हम लर्निंग जो है मतलब काम फिनिश कर देते हैं, मुझे तो बस एक सिंपल पेंटिंग करनी है, अब कैसे भी बने, वो बुरी बने, खराब बने, कैसी भी बने, मुझे काम डन करना है। तो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव मेथड चाहिए। गिविंग टास्क दैट आर वेरी इजी, नहीं, ऐसे बच्चों को आप इजी टास्क नहीं दे सकते। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन, बच्चे के लिए जहां भी आप कंपटीशन की भावना पैदा कर देंगे वहां पे बच्चा कभी भी मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कर पाएगा। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट करेक्ट, बच्चे का जो चिंतन है उसके विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमेनन अराउंड देम, बच्चा जो होता है वो अपने आसपास जो भी इंसिडेंट देखता है उसके बारे में अपनी थ्योरीज को वो खुद ही क्रिएट करता है, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि बच्चा जो है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। और ये बात जीन पियाजे ने बोली भी थी कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कॉन्सेप्ट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चा जो है वो कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोच सकता है और टीचर का जो प्राइमरी रोल होता है वो बच्चे को सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है। आप बच्चे को सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दीजिए, बच्चे को बोलिए कि बाकी की इंफॉर्मेशन वो खुद से अपने आप निकाले। चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक अबाउट वेरियस फिनोमेनन अराउंड देम एंड हैव एन अर्ज टू एक्सप्लोर, बिल्कुल सही बात है कि बच्चा जो होता है वो अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में एक्टिवली सोचता है और उनमें जो डिस्कवरी होती है उसकी एक क्या होती है, एक्सप्लोर करने की चीज़ों को एक बहुत लालसा होती है, मतलब एक अर्ज होती है। चिल्ड्रन आर बोर्न विद क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, बच्चे जो होते हैं वो एक क्यूरियोसिटी के साथ मतलब डेवलप होते हैं जहाँ पे वो संसार के बारे में अपनी खुद की एक राय को बनाते हैं। लेकिन बच्चे सोच नहीं सकते कॉन्सेप्ट के बारे में और उनका जो प्राइमरी रोल है टीचर का वो इंफॉर्मेशन देना है, ये क्या है यहाँ पे गलत है। सो द ऑप्शन 2 विल बी इनकरेक्ट। चिल्ड्रंस फेल्योर इन स्कूल, जो चिल्ड्रन होता है उसका जो फेल्योर है स्कूल में, यानी कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना, सजेस्ट करता है कि बच्चे जो हैं वो एक डेप्राइव्ड बैकग्राउंड से आते हैं और उनमें अधिगम नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत। अगर बच्चा फेल होता है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पृष्ठभूमि वंचित है और ये बच्चे कभी भी लर्निंग नहीं कर सकते। इंडिकेट दैट द स्कूल हैजंट बीन एबल टू कैटर टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ दिस चिल्ड्रन, बिल्कुल सही बात है। ये शो करता है कि जो स्कूल है वो बच्चे की आवश्यकता और बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करने में कैपेबल नहीं है। प्रूव्स दैट दीज चिल्ड्रन हैव जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट, नेगेटिव हो गया, क्यों, क्योंकि अगर बच्चा फेल हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे के जेनेटिक उसमें ही प्रॉब्लम है। हैंस शुड बी पुल्ड आउट फ्रॉम द स्कूल, इसलिए उसको स्कूल से निकाल दो, कंप्लीटली नेगेटिव। सिग्निफाइज दैट पेरेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू सपोर्ट दियर चिल्ड्रन टू लर्न, नहीं, बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जा रहा है तो वो टीचर्स की मोरल ड्यूटी होती है, ठीक है। तो अभिभावकों में अपने बच्चे के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है, ये बिल्कुल नेगेटिव है। सही क्या होगा, अगर बच्चा स्कूल में फेल होता है इसका मतलब ये है कि स्कूल जो है वो बच्चे की नीड और इंटरेस्ट जो है उसको फुलफिल करने में इनकेपेबल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, बाय वर्किंग इन ग्रुप्स टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रन, जब आप एक दूसरे के साथ ग्रुप में काम करते हो तो जो टीचिंग होती है वो हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है। तो समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से एग्जैक्टली होता क्या है, Children are able to reflect on their own thought process and shift to a higher level of cognitive ability. बच्चा जो है वो खुद की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। They can develop misconceptions which interferes with their learning. बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। Get distracted and hence it's an इनइफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और ये एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। डेवलप कॉम्पिटिटिव टेंडेंसीज एंड हिंडर लर्निंग, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न या रुकावट डालती है। पहली बात तो जब आप ग्रुप में काम करते हो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है तो वो कभी भी बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना को डेवलप नहीं करती और ना ही वो लर्निंग में हिंड्रेंस पैदा करती है बल्कि वो लर्निंग को फैसिलिटेट करती है। इससे कभी भी बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और ये एक इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी होती है जहाँ पे एक बच्चा दूसरे बच्चे को सपोर्ट करके आगे बढ़ता है। इसमें कोई मिसकंसेप्शन डेवलप नहीं होता है जो उसकी लर्निंग में इंटरफेयर करे। ये रिफ्लेक्ट करता है एक बच्चे की थॉट प्रोसेस को। बच्चा क्या करता है, खुद की चिंतन प्रक्रिया को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और एक
अपर लेवल का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वहां तक वो पहुंच सकते हैं। ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है। In a which classroom teacher adapt their pedagogy and vary assessment to cater to individual statement, यानी कि कैसी कक्षा में जो टीचर है वो अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को बच्चे की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित कर रही है। यानी कि यहाँ पे टीचर कैसी है, फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है, जस्ट टू कैटर द नीड ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि वो एक स्टैंडर्ड करिकुलम फॉलो नहीं कर रही है। तो ऐसा किस क्लासरूम में होता है? ऐसा हमेशा एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में होता है जहाँ पे बच्चा जो है उसको सेंटर में रखा जाता है और टीचर अपनी पेडागोजी यानी कि जिस तरीके से वो पढ़ा रही थी और असेसमेंट जो है उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ क्लास में अप्लाई करती है। टीचर सेंट्रिक में क्या होगा, टीचर रिजिडनेस आ जाती है, यानी कि टीचर अपनी तरीके से क्लास को रन करेगी। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक मतलब टीचर सेंट्रिक, क्यों? क्योंकि आप टेक्स्ट बुक को सेंटर में रख रहे हो, टेक्स्ट बुक कौन पढ़ाएगा, टीचर। बिहेवियरिस्टिक व्यवहारात्मक अप्रोच इसमें काम नहीं आती है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। Which of the following statements about development is correct, यानी कि विकास के विषय में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। There is a lot of cultural diversity in the development of children, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे का जो विकास होता है उसमें बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सेम सीक्वेंस एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट, नहीं, बच्चों के अंदर जो विकास की दर होती है ना, यानी कि टाइम ऑफ डेवलपमेंट जो होता है वो हर बच्चे के अंदर अलग अलग होता है। ठीक है, विकास का सीक्वेंस सेम होता है कि पहले बच्चा शैशवावस्था से निकलेगा, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, लेकिन टाइम ऑफ डेवलपमेंट हर बच्चे का अलग अलग होता है। कोई 2 साल का बच्चा बोलना सीख जाता है, कोई 1.5 साल का बच्चा बोलना सीख जाता है, कोई बच्चा 5 साल तक का भी नहीं बोलता है। डेवलपमेंट अकर्स इन ए नीट ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेजेस प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, नहीं, जो डेवलपमेंट होता है ना वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है, ये बात सही है, लेकिन सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स के थ्रू जो चीजें डिटरमाइन होती है नहीं, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर जो होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, डेवलपमेंट इज सिंपल एंड यूनिडायमेंशनल, नहीं, डेवलपमेंट जो होता है पहली बात तो वो कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरा ये मल्टी डायमेंशनल होता है ना कि यूनिडायमेंशनल। जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो सिर्फ हाथ ही हाथ थोड़ी आगे बढ़ता है, हमारे पैर भी ग्रोथ शो करते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं जो डेवलपमेंट में असर डालती हैं। दूसरा, डेवलपमेंट हमेशा स्पाइरल होता है। डेवलपमेंट में शारीरिक डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक डेवलपमेंट एक साथ होते हैं, ये चारों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एक डेवलपमेंट दूसरे डेवलपमेंट में इफेक्ट डालता है। तो यहाँ क्या होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड होता है आपका 6 से 12, तो यहाँ पूछा है कि इनमें से कौन सा एक मेजर हॉलमार्क है मिडिल चाइल्डहुड के पीरियड में। इमर्जेंस ऑफ मेक बिलीव पे, यानी कि प्रतीकात्मक खेल जो है उनका उभरना, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कॉन्क्रीट इन नेचर, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से क्या है, मूर्त है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स एंड ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो मिडिल चाइल्डहुड है वो क्या है, 6 से 12, और अगर आप जीन पियाजे की स्टेज देखेंगे तो उसमें 0 से 2 होता है और 2 से 7 होता है, फिर आता है आपका 7 से 11। तो यहाँ कौन सी स्टेज हो गई आपकी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो मध्य वाली अवस्था होती है वो क्या होगी आपकी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रतीकात्मक खेल जो होते हैं ना ये आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं, यानी कि बच्चा एक माचिस की तीली से क्या बिलीव करवाने की कोशिश करता है कि ये तलवार है। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, बिल्कुल सही बात है, बच्चा लॉजिकल थॉट तो रखता है लेकिन कैसे, जो नेचर में कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है उनको लेके। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स एंड ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ, नहीं, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, ये होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, जो स्कूल होता है वो बच्चे के सामाजिकरण में क्या रोल प्ले करता है, डजंट प्ले एनी रोल, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो स्कूल होता है वो बच्चे के सोशलाइजेशन की सेकेंडरी एजेंसी होती है। प्राइमरी एजेंसी कौन सी होती है आपकी, फैमिली, और दूसरा होता है रिलेटिव्स, ये होते हैं बच्चे की प्राइमरी एजेंसी। सेकेंडरी एजेंसी आती है मीडिया, स्कूल, लाइब्रेरी, फ्रेंड्स, ये सब क्या है, सेकेंडरी एजेंसी। प्लेज वेरी लिटिल रोल इन, नहीं, इस प्राइमरी एजेंसी नहीं, ये क्या होती है, एक सेकेंडरी एजेंसी होती है। क्लियर, सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। Which of the following theorists propose that children's thinking is quantitatively different from that of adults? किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का जो चिंतन है वो गुणात्मक रूप से वयस्क की अपेक्षा अलग
होता है। तो ये जो थ्योरी दी थी, ये किसने दी थी? जीन पियाजे ने। उन्होंने कहा था कि बच्चे की जो थिंकिंग होती है ना, वो बहुत डिफरेंट तरीके से सोचता है, जबकि वयस्क जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को अलग तरीके से सोचने का क्राइटेरिया रखते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा जो है वो किसी भी सिचुएशन के सिर्फ एक ही पहलू को देखने की कोशिश करेगा, जबकि कोई बड़ा इंसान जो होता है वो क्या करता है? उस सिचुएशन के हर एक पहलू को जानने की कोशिश करता है। तो यहाँ क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। सो आई जस्ट होप गाइस कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।